दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। उधर मीटिंग खेलता रह गया अमेरिका इजराइल। इधर ईरान ने चालू कर लिया अपना न्यूक्लियर प्लांट। जानेंगे किस काम का है ये प्लांट, अगली खबर में आपको बताएंगे। चीन के बाद अब रूस ने भी अफगान तालिबान को लेकर उठाया बड़ा कदम। अब भारत की तरफ उम्मीद की नजर। इसी के साथ आपको बताएंगे रूस यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में मीटिंग के बाद दोनों पक्षों का आया बयान। वहीं पुतिन और ट्रंप को एक साथ लाने एर्दोगान ने बनाया प्लान। साथ में आपको बताएंगे दिल्ली के ओखला में अवैध ढांचों को गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, तब ईरान ने चुपचाप एक बड़ा कदम उठा लिया है। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ने अब अपने ईंधन लोडिंग और तैयारी की प्रक्रिया शुरू कर ली है और 22 जून से बिजली उत्पादन शुरू करने जा रहा है। ये वही प्लांट है जो पश्चिमी देशों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन ईरान का कहना है कि ये परियोजना उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद जरूरी है। ईरान की कई सरकारी न्यूज एजेंसी जैसे मेहर न्यूज भी इस खबर की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रमुख रेजा बंजाहदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और अब ये प्लांट दोबारा ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय के शेड्यूल के मुताबिक प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने इस कदम को देश की राष्ट्रीय जरूरत बताया और कहा कि इसे हर हाल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान को परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने की चेतावनी दे चुके हैं। दोनों देश इस बात से डरते हैं कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा की आड़ में हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन ईरान बार बार कहता रहा है कि उसका प्रोग्राम पूरी तरह से नागरिक उपयोग के लिए है। और अब बुशहर प्लांट के दोबारा शुरू होने से ईरान ने यह संदेश साफ दे दिया है कि वह अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेगा। रिपोर्ट के मुताबिक रेजा बंजादेह ने यह भी बताया कि प्लांट में 75,000 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला एक नया डिसैलिनेशन यूनिट यानी खारा पानी मीठा बनाने वाला संयंत्र भी तैयार हो चुका है। ये यूनिट स्थानीय लोगों के लिए पीने के पानी की जरूरतें पूरी करेगा। यानी ईरान इस प्रोजेक्ट को सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि आम जनता की बुनियादी जरूरतों से भी जोड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बुशहर प्लांट की यह प्रगति सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अमेरिका और इजराइल जब तक बैठकों में ही व्यस्त रहे, ईरान ने जमीन पर एक ठोस कदम उठा लिया है। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में पश्चिमी देशों और ईरान के बीच टकराव और गहरा सकता है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह अपने फैसले खुद लेने और उन्हें लागू करने की पूरी क्षमता रखता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब बात करते हैं अगली खबर की। दोस्तों, रूस और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अफगान विदेश मंत्रालय के अनुसार रूस ने तालिबान द्वारा नामित किए गए राजदूत को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में अफगानिस्तान और रूस दोनों पश्चिमी प्रतिबंधों से परेशान है। इस कारण दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध भी मजबूत हो रहा है। हालांकि रूस से मंजूरी मिलने के बाद अब तालिबान के भारत से उम्मीदें भी बढ़ गई है। गौरतलब है कि अप्रैल 2024 में रूस ने तालिबान पर लगे उस प्रतिबंध को हटा लिया था जिसके तहत वो 2 दशकों से आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध था। इस फैसले के बाद रूस और तालिबान के बीच रिश्ते सामान्य होने की राह पर है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी, जो 2021 में अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों की वापसी के बाद सत्ता में आए थे। रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि ये नया दौर दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में चीन ऐसा पहला देश बना जिसने तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिक को राजदूत स्तर की मान्यता दी।
इसके बाद पाकिस्तान समेत कुछ और देशों ने भी इसी दिशा में कदम उठाया है। जानकारों का मानना है कि जब किसी देश का राजदूत किसी अन्य देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने आधिकारिक परिचय पत्र सौंपता है तो ये एक प्रकार से उस सरकार को धीरे धीरे मान्यता देने की कोशिश में संकेत माना जाता है। वहीं दूसरी ओर तुर्की में यूक्रेन रूस के बीच सोमवार को हुई बातचीत के बाद दोनों देशों की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री उस्तम उमेरोव ने कहा है कि यूक्रेन को अब रूस का मेमोरेंडम मिल गया है और आगे के कदम तय करने के लिए यूक्रेन एक हफ्ते का समय लेगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों पक्षों ने गंभीर रूप से घायल या बीमार सभी सैनिकों और 18 से 25 वर्ष की आयु के सभी लड़ाकों की अदला बदली पर सहमति जताई है। साथ ही मारे गए सैनिकों के शव भी लौटाए जाएंगे। उस्तम उमेरोव ने कहा कि उन्होंने इस महीने के आखिर में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच संभावित बैठक पर भी चर्चा की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भागीदारी भी हो सकती है। वहीं रूसी प्रतिनिधि मंडल के नेता व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि रूस 6000 युद्ध बंदियों को यूक्रेन को सौंपने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मारे गए यूक्रेनी सैनिकों के शव को अगले सप्ताह लौटा दिया जाएगा। व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन को सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 2 से 3 दिन के युद्ध विराम की पेशकश की है ताकि शव की अदला बदली की जा सके। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक कराने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति एर्दोगान का कहना है कि वह ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच सद्भावनापूर्ण बातचीत हो सके। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि दोनों नेता इस्तांबुल या अंकारा में मिलने के लिए सहमत होंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ शामिल होंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, अगर वो इस बात को मानते हैं तो मैं इस बैठक में उनके साथ आना चाहूंगा और इस तरह इस्तांबुल को शांति केंद्र में बदल दूंगा। इसी के साथ आपको बता दें कि बीबीसी के मुताबिक दिल्ली के ओखला में कथित अवैध ढांचों को तोड़े जाने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी। इस पर ओखला से आम आदमी पार्टी आप के विधायक अमानतुल्लाह खान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट से आज हमें यह राहत मिली है। उन्होंने कहा, मैं वहां का विधायक हूं और मैं ये बात जानता हूं कि मेरे इस इलाके को बने हुए 40 साल हो गए। ओखला विधायक ने कहा, यह गलत तरीके से डीडीए ने पिक एंड चूज वाला रास्ता अपनाया है और उसने गलत रिपोर्टिंग की है। इस मामले को अब जुलाई में सुनाया जाएगा और उसमें हमें पूरी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, लोग आशियाना बड़ी मुश्किल से बनाते हैं और इसे बनाने में जमाना लग जाता है और ये लोग उजारने चले आते हैं। पीटीआई के मुताबिक 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए को निर्देश दिया था कि वो ओखला गांव में बने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई करे। डीडीए और दिल्ली सरकार ने इस फैसले के खिलाफ ओखला गांव में खसरा नंबर 279 पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।